जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका न्यू हेड ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कैपिटल गेन। सबसे पहले हम इस हेड में देखेंगे कि हमारे इस हेड में का जो है टैक्सेशन है इस हेड की, वो किस बेसिस पर होती है? अक्रूवल बेसिस पर होती है या रिसीट बेसिस पर होती है, मीन कैश बेसिस पर होती है। जिस तरह हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में देखा था कि हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेबल है अक्रूवल बेसिस पर, सिमिलरली जो हमारा कैपिटल गेन है ये भी टैक्सेबल है अक्रूवल बेसिस पर। मींस कि जिस पीरियड में इनकम जितनी बनती होगी हम उसी पीरियड में उसको टैक्स करवाएंगे। हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि हमें पैसे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। अब हम देखते हैं कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का जो ये हेड है, ये जो सेक्शन है सेक्शन 37, ठीक है, सब सेक्शन 1 के अंदर जब वो एक टर्म एक्सप्लेन करता है उसमें वो स्कोप बताता है। वो स्कोप में क्या कहता है? गेन अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। मीन कैपिटल गेन कौन सा? वो गेन जो किसी भी कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करने पर मुझे मिलेगा, मैं जो अर्न करूंगा, जो गेन रियलाइज करूंगा, वो मेरा क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। तो इस स्कोप में उसने एक तो टर्म यूज किया गेन। गेन का मीनिंग क्या है? गेन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? कंसिडरेशन रिसीव्ड, मीन अगर जो चीज मैंने डिस्पोज ऑफ की है उसके जो मुझे पैसे मिले हैं वो उसमें से मैं लेस करूंगा एक्विजिशन कॉस्ट। मीन कि जो मैंने एसेट डिस्पोज ऑफ किया है या परचेज किया होगा, कुछ पैसे भी भरे होंगे, मतलब कुछ कॉस्ट इनकर की होगी, तो ये जो मेरे पास डिफरेंस आएगा इसको हम क्या कहते हैं? गेन। अब इसको जो पहली टर्म यूज की हुई है उसने, वो हमने गेन तो अंडरस्टैंड कर लिया कि गेन किस तरह होता है, क्या चीज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेजर टर्म्स वो यूज कर रहा है वो कह रहा है डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। तो पहले हमें ये देखते हैं कि डिस्पोजल क्या होता है और कैपिटल एसेट क्या होता है, क्योंकि जब तक हम इन दो टर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर लेंगे, तो हम गेन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैपिटल एसेट से। आपने मेरे साथ साथ चलना है वीडियो के एंड तक। जब हम वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो आज का लेक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें से आपको क्लियर हो जाएगी। आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएं, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ आप लिखते जाएं, आपके लिए वही इनफ है। आप बेशक बुक्स रीडिंग ना करें, वो नोट्स पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लें। आपकी बुक की तरफ जाते हैं। पहले वो जो बातें मैंने बताई हैं वही बातें लिखी हुई हैं, हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 37 आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन स्टार्ट होता है यहाँ से। ए गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पर्सन इन ए टैक्स ईयर। ठीक हो गया। अब आगे वही बात कर रहा है जो हर जगह बात करता है। अदर देन ए गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपको पता है कि इनकम हर हेड में कोई ना कोई एग्जेम्प्ट होती है, कोई ना कोई टैक्सेबल होती है। जो एग्जेम्प्ट होगी वो तो मैं कैपिटल गेन के हेड में चार्जेबल टू टैक्स नहीं करूंगा ना, इसलिए वो कह रहा है, हम ऐसे पढ़ लेते हैं। ए गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पर्सन इन ए टैक्स ईयर shall be chargeable to tax in that year under the head capital gains। ये है स्कोप जी। अब इसमें उसने आपको बता दिया है, अब आगे वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि किस तरह से ये हेड आपका अक्रूवल बेसिस पर हो रहा है। तो आपने ये पढ़ लेना है, रीडिंग कर लेनी है। वो यहाँ पर बता रहा है कि मतलब दो टर्म्स हैं जो आपको समझ आएंगी तो उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। जी, अब देखते हैं कैपिटल एसेट में उसने क्या चीज इंक्लूड की है। दिस टर्म इज डिफाइंड इन सब सेक्शन फलां फलां। जी, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या है? आपने मेरे साथ एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई तो आपको आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। जी, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड। अगर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करें
वहां पर था जो रेंट की डेफिनेशन गिवन थी उसमें मेंशन था ऑनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब प्रॉपर्टी वाली जो चीज थी उसमें लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई रेंट पर चीज देंगे वो बिजनेस या अदर सोर्स में जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्कोप आपको एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना है कि मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें कौन कौन सी चीज कवर हो रही है। जो जो चीज इसमें कवर हो रही है वो आपको साइड में फॉलो कर जाएगी, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह होती है, अगर एक्सेप्शन देनी होगी तो लॉ खुद दे देगा, ठीक है ना। हम आगे पढ़ते हैं। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय ए पर्सन। अब यहां पर वो इंडिविजुअल नहीं कह रहा, जहां पर वो एओपी या कंपनी नहीं कह रहा, वो पर्सन की बात कर रहा है। मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड, इमूवेबल है, मूवेबल है, दोनों इसमें फॉल कर रही हैं। जहां तक बात क्लियर, एनी पर्सन, हर पर्सन पर ये आपकी जो डेफिनेशन है ये एप्लीकेबल हो रही है। whether or not connected with a business means property of every kind, बेशक वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, बेशक वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बिजनेस है तो इंडिविजुअल का भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है ना। बिजनेस बिजनेस टैक्सेशन, एओपी की भी तो होती बिजनेस टैक्सेशन है, कंपनी की बिजनेस है, बेशक वो इंडिविजुअल का पर्सनल एसेट है या बिजनेस में यूज हो रहा है, या कंपनी का पर्सनल एसेट हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिजनेस का ही बन जाएगा। मींस हर तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी है या बिजनेस में आपने यूज कर रहे हैं, वो आपकी कैपिटल एसेट ग्रेफिया में फॉल कर रही है अभी तक। अब आगे चलते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, ये एक्सेप्शन है। मींस इन सारी चीजों के अलावा जो 3 पॉइंट्स नीचे लिखे लिखे हैं, मैं 3 पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इनमें जो चीजें फॉल कर रही हैं वो आपकी कैपिटल एसेट्स के स्कोप से निकलेंगी जब, तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल गेन के हेड से भी निकल जाएंगी। क्योंकि कैपिटल गेन का हेड जो है वो क्या कह रहा है कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स। जब एक चीज कैपिटल एसेट ही नहीं रहेगी तो उसको अगर मैं बाद में सेल करता हूँ, जो भी करता हूँ, उसमें जो गेन आएगा वो मेरा कैपिटल गेन नहीं बनेगा। कौन से हेड में जाएगा वो हम बाद में देखते हैं जी। पहला पॉइंट, एनी स्टॉक इन ट्रेड, consumable stores or raw material held for the purpose of business means, सादा अल्फाज में मैं आपको इस चीज को अकाउंटिंग की टर्म में समझाता हूं जो आप अपनी अकाउंटिंग में चीज पढ़ी होगी कि जो अगर वो कह रहा था कि हर तरह की प्रॉपर्टी चाहे कोई बिजनेस में यूज हो रही है या नहीं यूज हो रही, अगर एक चीज बिजनेस में यूज हो रही है और वो बिजनेस की इन्वेंट्री है तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं होगी। इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक इन ट्रेड होती है। इन्वेंट्री का काफी टाइप्स की होती है। अगर आप फिनिश गुड परचेज कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं तो आपकी जस्ट स्टॉक इन ट्रेड होगा, जो फिनिश गुड्स होंगी, ठीक है। अगर आप की जो है दूसरी चीज क्या है कि आपकी कुछ कंज्यूमेबल स्टोर्स जो होते हैं कि आइटम जो होते हैं कंज्यूमेबल जो बिजनेस में यूज हो रहे होते हैं, तो लॉ कह रहा है अगर वो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो डिस्पोजल है वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है। वो आपको जो कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, जो कंज्यूमेबल इन्वेंट्री है, वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस से गुजारते हैं, एक फिनिश गुड बनाते हैं, फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं। जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हैं वो आपने जो अपने पास मेंटेन किया हुआ है, लॉ कहता है, हालांकि वो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में तो फॉल कर रही है, लेकिन लॉ ने यहाँ पर स्पेसिफिकली कह दिया है कि जो स्टॉक एंड ट्रेड या इन्वेंट्री जो है, जो बिजनेस पर्पस के लिए, इन्वेंट्री होती वही है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है, जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी होती है, जिसको सेल करके बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। मीन जहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, पॉइंट 1, अगर कैपिटल एसेट नहीं है मतलब ये कैपिटल गेन वाला जो हेड है उसमें से निकल गया, तो ये जो पॉइंट वाली इस पॉइंट की रिलेटेड जो इनकम होगी, जो मैं पर्सन इनकम अर्न करेगा, वो कौन से हेड में जाएगी, तो ये जाएगी आपकी पॉइंट 1 की जो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस जो पॉइंट 1 है ये आपका टैक्सेबल है अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। जब आप उसको सेल करेंगे उस इन्वेंट्री को, जो आपको डिस्पोज ऑफ करेंगे, जो आपको वहां पर जो गेन या लॉस आएगा उसका ट्रीटमेंट आप देखेंगे आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर इसमें एक और चीज आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि हमने
देखेंगे अभी पेपर इस चैप्टर के अंदर कि आपकी एक है जो कैपिटल एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स को आपका जो लॉ है 3 कैटेगरी में डिवाइड डिवाइड करता है। इमूवेबल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैपिटल एसेट्स इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब हर तरह की प्रॉपर्टी जो है आपकी इस हेड में फॉल कर रही है। कुछ एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं। तो मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपका कैपिटल एसेट है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप रेंट पर देते हैं, जो उससे रेंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सॉरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, उस पर जो आपको गेन आएगा वो आएगा आपका आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड के अंदर। जो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है वो है सिक्योरिटीज। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक सादा अल्फाज में आपको समझाने के लिए, जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको हम सिक्योरिटीज कहते हैं। ये सादा अल्फाज में समझाने के लिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब इसमें क्या क्या चीजें फॉलो करती हैं। थर्ड जो है वो अदर एसेट्स, मींस वो तमाम एस कैपिटल एसेट्स जो फर्स्ट टू कैटेगरीज में फॉल नहीं करते वो अदर एसेट्स में फॉल करेंगे। ठीक है। अब हमने पहली एक्सेप्शन कौन सी पढ़ी कि एनी स्टॉक इन ट्रेड, अगर एक बिजनेस है, ठीक है, और वो बिजनेस क्या कर रहा है, मतलब एक पर्सन है, एक पर्सन है, वो कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एओपी भी हो सकती है। उनकी कोर एक्टिविटी जो है वो है लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करके फिर प्रॉफिट पे सेल कर देना। बिल्डिंग लैंड परचेज करते हैं, सेल कर देते हैं, परचेज करते हैं, सेल कर देते हैं। तो वो लैंड एंड बिल्डिंग वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उनकी इन्वेंट्री बन गई ना, स्टॉक इन ट्रेड बन गई। तो अगर इन इमूवेबल प्रॉपर्टी भी स्टॉक इन ट्रेड है तो फिर वो भी आपका कैपिटल एसेट नहीं बनेगा, वो कहां चला जाएगा, आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। ठीक है। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एज स्टॉक इन ट्रेड है तो फिर वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो फिर वो पॉइंट वन से निकल जाएगा। तो पॉइंट वन तक हम इसको कंक्लूड करते हैं कि अगर स्टॉक इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। उस पर जो आप उसको क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो आपका कैपिटल एसेट है, यहां तक पढ़ने के तक, यहां तक पढ़ने तक। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। any property with respect to which the person is entitled to a depreciation deduction under section 22 or amortization deduction under section 24। यहां पर हम जब हम जाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो हम उसको वहां पर देख लेंगे। अभी तक मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं अकाउंटिंग के साथ लिंक करके। IAS 16 में जो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होती है, मतलब बिल्डिंग, आप इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, सारी चीजें, ठीक है, जो बिजनेस में यूज हो रही होती हैं, ठीक है ना, जो बिजनेस में यूज हो रही होती है तो वो आपके क्या होते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं। उन पर आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एक्सपेंस आप क्या करते हैं, प्रॉफिट में लेस करते हैं। तो वो सारे एसेट जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, ठीक है, वो सारे एसेट्स जो अमोर्टाइजेबल एसेट्स हैं, जिन पर आप अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। आपको पता है कि आपके पास जो फिक्स एसेट्स होते हैं, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, वो होते हैं आपके पास दो तरह के। एक होती हैं टेंजिबल, एक होते हैं नॉट इंटेंजिबल। इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या होगा, लैंड, ठीक है, प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एंड हमारे पास इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो हमारे क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं सारे के सारे। इंटेंजिबल्स क्या हो सकते हैं, मेरा कोई लाइसेंस, ठीक है, मेरे पास इसके अलावा हो सकता है वेबसाइट,
जो मैंने डेवलप करवाई है या परचेज की है, ठीक है। एंड उसके अलावा मैंने कोई बिजनेस मेरा क्या मैंने एक्वायर किया है, उसकी गुडविल। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे पास हो सकते हैं पेटेंट्स, ब्रांड नेम की जो कॉस्ट है, ठीक है, जो मैंने लोगो रजिस्टर करवाया, जो मेरा ट्रेडमार्क है, मेरा टेंजिबल तो नहीं है लेकिन मेरा एसेट है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, मल्टीपल एसेट्स हैं। जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उन पर आप चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। जो इंटेंजिबल है वो भी एक तरह की, उनको जब डेप्रिशिएट करते हैं, उनकी जो वैल्यू अब डिक्रीज हो रही होती है, उसको हम नाम देते हैं अमोर्टाइजेशन। तो ये वो तमाम एसेट्स जो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है, वो भी आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल, जो कैपिटल एसेट्स हैं, उसकी डेफिनेशन से निकल जाते हैं। मींस अगर आप कोई ऐसा एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं जो या तो डेप्रिसिएशन उस पर आप क्लेम कर रहे हैं बिजनेस में, या आप अमोर्टाइजेशन क्लेम कर रहे हैं, तो उस एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन आएगा वो कहां पर आप चार्ज करेंगे, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। लिख देते हैं गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल। अच्छा जी, अब हम आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को पॉइंट 2 के साथ भी लिंक करते हैं। हमने पॉइंट 1 में देखा जो एक्सेप्शन वाले में कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, तो वो मेरा कैपिटल एसेट नहीं है, वो चार्ज होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो फिर वो मेरा कैपिटल एसेट होगा। अब हम आते हैं पॉइंट 2 की तरफ, और ये हम स्टडी करते हैं लिंक करके बिजनेस के साथ, ठीक है ना। कोई बिजनेस, कंपनी है, एओपी है, इंडिविजुअल का बिजनेस है। हमने टेंजिबल एसेट देखे। टेंजिबल एसेट जो है ना, जो है इंटेंजिबल एसेट, वो ऑलमोस्ट सारे आपके क्या होते हैं, अमाउंटेशन आप चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब इंटेंजिबल एसेट जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपके निकल जाएंगे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से। अब हम आते हैं टेंजिबल एसेट की तरफ से। आपको पता है, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी जो फॉल करती हैं वो दो चीजें फॉल करती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये है। अब जो बिल्डिंग है, अगर बिजनेस में यूज हो रही है, अगर लैंड भी है वो बिजनेस में यूज हो रहा है, क्या जो लैंड है वो मेरा डेप्रिशिएबल एसेट है? नहीं है। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं पॉइंट 2 के लिए को ना मद्देनजर रखते हुए। पॉइंट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्टॉक एंड ट्रेड है, बेशक लैंड है, बेशक बिल्डिंग है, वो आपका स्टॉक एंड ट्रेड चला जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अगर वो स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है और हम पॉइंट 2 में फॉल कर रहे हैं, पॉइंट 2 को डिस्कस करते हैं। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपका क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है। तो जो अगर बिजनेस में बिल्डिंग यूज हो रही है, एक बिजनेस है, कंपनी है, एओपी है, या इंडिविजुअल का बिजनेस है, तो जो बिल्डिंग का डिस्पोजल होगा ये चला जाएगा बिजनेस के हेड में, ठीक है। जो लैंड है आपको पता है कि डेप्रिशिएबल नहीं है, इज नॉट डेप्रिशिएबल एसेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में पॉइंट टू अगर सिर्फ अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में सिर्फ जो बिल्डिंग है वो आपकी कैपिटल एसेट से निकल जाएगी, जो लैंड है वो स्टिल आपका रहेगा कैपिटल एसेट। मीन कंपनीज, अगर कोई कंपनी, कोई एओपी अपना लैंड सेल करती है, जो क्योंकि वो बिजनेस चला रहे हैं, तो उनका जो लैंड का जो डिस्पोजल होगा वो कैपिटल एसेट में फॉल करेगा। अगर कोई कंपनी, कोई एओपी या इंडिविजुअल बिजनेस कोई बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो उसका जो वो गेन या लॉस होगा डिस्पोजल पर, वो आपका फॉल करेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। पॉइंट 2 क्लियर? कोई मसला मसाइल है तो मुझे आप कमेंट में पूछ लें। मुझे आप प्रोफाइल की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मेरी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक गिवन है,
आप वहां पर भी मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, any movable property held for personal use by the person or any member of person's family dependent on the person। अब अभी हम पढ़ते हैं यहां तक, ठीक, यहां तक मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज मीन्स मेरा मोबाइल फोन, घर में यूज होने वाला फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है। यहां पर ना इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल की, पर्सनल की बात हो रही है। यूज बाई पर्सन और एनी मेंबर ऑफ पर्सन फैमिली डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट्स कौन से होते हैं, मीन्स जो, अगर एक फादर है या एक मदर है, उसकी वो औलाद जो मतलब भी इनकम अर्न नहीं कर रही या सेपरेट फैमिली में एस्टेब्लिश नहीं हुई, सारा कुछ उस पर डिपेंडेंट है फादर पर, तो वो उसकी स्पाउस सारे उसमें फॉल कर जाते हैं। अगर वो खुद यूज कर रहा है या उसके डिपेंडेंट्स यूज कर रहे हैं, तो वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है वो कैपिटल एसेट में फॉल नहीं करती। मींस अगर मैं कार यूज कर रहा हूँ पर्सनल पर्पस के लिए, वैसे यूज कर रहा हूँ कन्वेंस के लिए, अगर मैंने, मुझे यहाँ पे बात हो रही है मूवेबल प्रॉपर्टी की, कोई मेरे पास ज्वेलरी पड़ी हुई है, मेरे पास कोई हम कह दें कि जो घर में अगर हम बात कर लें टाउन्स की या विलेजेस की, वहां पर उनके पास एनिमल्स होते हैं, गाय हो गई, भैंस वगैरह हो गई, वो सारी जो प्रॉपर्टी है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, वो सारी की सारी अगर पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है, तो इस पॉइंट तक वो कैपिटल एसेट नहीं है। इससे आगे आपके लॉ ने कुछ पर्सनल प्रॉपर्टीज बता दी है। लॉ ने कहा है कि ये जो पर्सनल प्रॉपर्टीज जो हैं, वैसे सारी एग्जैम्प्ट, मतलब वो टैक्सेबल नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन जो ये वाली है, मीन पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और अदर वर्क, ज्वेलरी एक्सेट्रा, ये जो सारी की सारी हैं, ये 7-8 नाम लिखे हुए हैं, ये आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर रही हैं। तो ये थी आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको आगे बड़ी आसानी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। ठीक है, आपका लॉ कहता है कैपिटल एसेट्स 3 तरह के हैं जी। प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर वो कहता है दूसरी तरह की आपके पास जो है एसेट्स हैं वो हैं, फिर मेरे पास होते हैं अदर एसेट्स, जो थर्ड है वो है सिक्योरिटीज। आपका लॉ कहता है कि जी आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, ये दो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं अदर एसेट्स में। इसमें मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी निकल गई, अदर एसेट्स में हम आते हैं, वो कहते हैं कि शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, एंड जो हमने यहां पर ये पर्सनल एसेट्स पढ़े हैं, ये ये वाले जो हमने पढ़े हैं, वो आपकी फॉलो करते हैं पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स कौन से, जो आपके कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में फॉलो करते हैं, जो भी हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी। सिक्योरिटीज कौन सी है, उसकी उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जाकर क्या करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सादा अल्फाज में लिस्टेड कंपनीज के शेयर, सादा हम इसको डिटेल में कल डिस्कस करते हैं। फिर आपका जो चैप्टर है कैपिटल एसेट्स वाला, लॉ कहता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये टैक्सेबल होगी एज सेपरेट ब्लॉक इनकम। ठीक है, ये आपकी है नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में फॉल करेगी। ये सेपरेट ब्लॉक टैक्स रिजीम में फॉल करेगी, ये आपकी फॉल करेगी नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में। ये जो सिक्योरिटीज हैं आपकी, ये भी आपकी टैक्सेबल होंगी अंडर सेपरेट ब्लॉक इनकम। क्लियर, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करते हैं आपके अदर एसेट्स को।
इसको डिस्कस करने से पहले हमने सोच कहा था कि हमें दो टर्म्स जानने की जरूरत है। कौन सी? कैपिटल एसेट एंड डिस्पोजल। कैपिटल एसेट तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या क्या चीजें इसमें फॉल करती हैं, कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो इसमें से एक्सक्लूड हो जाती हैं। अब हम आते हैं डिस्पोजल। अब मैंने हाईलाइट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि मतलब मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो कब मैंने किसी एसेट को कंसिडर करना है कि ये डिस्पोज ऑफ हो गया है और मैंने उस पर क्या करना है, गेन या कैलकुलेट करना है। जी अब हम पढ़ते हैं कि आपकी बुक में उन्होंने डिस्पोजल को किस तरह से डिफाइन किया है। जी, द रीजन टू बी, हम जहां से डिस्पोजल भी क्या है, ये आपके जो सेक्शन सब 75 है उसमें उन्होंने क्या किया इसको एक्सप्लेन किया है, हम डिस्कस करते हैं। Section 75 says that a person who holds an asset shall be treated as having made a disposal of the asset at the time the person parts with the ownership of the asset। सादा अल्फाज में, जिस डेट पर जब किसी भी एसेट की ऑनरशिप ऑनरशिप क्या होगी, ट्रांसफर होगी। मींस अगर मैं एक एसेट था मेरे पास, अब उस एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है। सादा अल्फाज में तो मैं क्या मतलब हुआ कि मैंने उस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, सेल कर दिया। उन्होंने यहां पर वर्ड सेल यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि डिस्पोजल जो वर्ड है इसका अंदर जो इसका जो स्कोप है थोड़ा सा वास्ट है, इसमें काफी चीजें इंक्लूड होती हैं। जो सेल है मीन मैंने किसी पार्टी को सेल कर दिया। अब हम देखते हैं कि डिस्पोजल की उसके अंदर कौन सी चीजें कवर्ड होती हैं, इंक्लूडिंग। जहां तक था मैंने जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब है इंक्लूडिंग व्हेन द एसेट इज सोल्ड, ठीक है सेल कर दिया जी। एक्सचेंज, अगर मैंने एक एसेट लिया है, एक एसेट वापस बदले में दिया है, तो वो एक्सचेंज हो गया। ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या सीन होता है, या ट्रांसफर्ड का क्या सीन होता है कि कंपनी या जो आपकी एओपी होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती हैं, जब वो अपने ऑपरेशंस को क्लोज करती हैं, खत्म करती हैं, तो तब वो क्या करती हैं, उन एसेट्स को, जो एसेट्स बच जाते हैं, वो क्या करती हैं, ओनर्स को या पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो वो भी लॉ कह रहा है कि वो भी क्या होगा, डिस्पोजल होगा। ठीक है। कैंसल, रिडीम्ड, रिलिंक्विश्ड, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड और सरेंडर्ड, सारी, सॉरी, ये जो सारी चीजें हैं ये भी आप जब होंगी तो मतलब है कि उस एसेट का डिस्पोजल हो गया। फिर है कि अगर एक पर्सन की डेथ पर जो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो है, जो भी इनहेरिटेड राइट्स आपके लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंगली जिन जिनको ट्रांसफर होती हैं, जिस डेट पर वो प्रॉपर्टी उस डिजीज पर्सन की ट्रांसफर होगी, उस डेट पर डिस्पोजल कंसिडर किया जाएगा डिजीज पर्सन के लिए। ठीक है। फिर अगर एक बिजनेस में एसेट यूज हो रहा था और हमने अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट उसको हमने विड्रॉ कर लिया, ऑनर ने विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो जिस डेट पर पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग हुई है, विड्रॉ किया ऑनर ने, उस डेट पर वो एसेट बिजनेस के लिए उसका क्या हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा। तो अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट था तो वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अगर वो लैंड था, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं था, वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में इंक्लूड रहेगा। हम उसका गेन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या करेंगे, टैक्स करवाएंगे। अगर एक बिजनेस था, वो हम कहते हैं ना कि अगर एक एसेट था वो एफडीए हो गया है, बिजनेस ने अब उसको यूज करना बंद कर दिया है, ठीक है ना, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट हो गया, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है, तो जिस डेट पर बिजनेस उसको यूज करना बंद कर देगी या डिस्कार्ड कर देगी, तो उस हम क्या कहेंगे कि जनाब इसका डिस्पोजल हो गया। अब उसका ट्रीटमेंट वो कहां पर फॉल करता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में फॉल करता है या इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करता है। हम उस एसेट को आइडेंटिफाई करेंगे क्या वो कैपिटल एसेट है कि नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्पोजल क्या होता है। डिस्पोजल कैपिटल गेन में भी सेम होगा, डिस्पोजल इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी सेम होगा, ठीक है ना। तो वो हम एक ब्रॉडर टर्म पढ़े हैं, लॉ में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कब किसी एसेट को का डिस्पोजल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। ए डिस्पोजल शैल इंक्लूड द डिस्पोजल ऑफ ए पार्ट ऑफ एन एसेट। अब इसकी क्या एग्जांपल है, हम देखते हैं कि आपको पता है कुछ एसेट होते हैं बहुत बड़े, जैसे कि आपके पास एरोप्लेन, ठीक है। अब एरोप्लेन जो है
वो क्या है, आपका एसेट है, एक प्लांट एंड मशीनरी है। उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और हर एसेट की अपनी यूज़फुल लाइफ़ होती है, ठीक है ना? जब आप उस प्लेन को परचेज़ करेंगे तो आप एक लमसम अमाउंट पे करेंगे। लेट्स सी उसकी जो फैन था अंदर लगा हुआ था या उसका इंजन था, वो 10 साल, 15 साल उसकी यूज़फुल लाइफ़ थी, ठीक है? वो 10 साल बाद आपने रिप्लेस किया। जो उसका एक पार्ट है, आप उस प्लेन का एक पार्ट डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं, उस पार्ट का जो डिस्पोज़ल है वो भी क्या है, उसका डिस्पोज़ल होगा, आप उसकी प्रॉपर क्या करेंगे, टैक्सेशन करेंगे। अब नीचे उसने क्या कर दिया है, आपको बता दिया है कि बिज़नेस एसेट कौन-सा है एंड पर्सनल एसेट कौन-सा है। बिज़नेस एसेट मीन्स एन एसेट हेल्ड होली फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है? अब ये है कि मतलब एक एसेट है जो सिर्फ़ मैं पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आपका पर्सनल एसेट है। तो बिज़नेस एसेट कौन-सा होगा? ऐसा एसेट जो कि होली बिज़नेस के लिए यूज़ हो रहा है, वो बिज़नेस एसेट होगा। एंड कोई ऐसा एसेट जो मैं पार्शियली पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ एंड पार्शियली बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरा हो जाएगा, वो भी क्या होगा मेरा? बिज़नेस एसेट हो जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड या जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, वो सारे क्या हैं मेरे? बिज़नेस एसेट्स हैं। तो ये थी मेरी क्या? अ इनकम फ्रॉम सॉरी ये डिस्पोज़ल की डेफिनिशन जो हमने यहाँ पे क्या की है, डिस्कस की है। अब हम जाते हैं कि जनाब अ, हमने दोनों टर्म्स अंडरस्टैंड कर ली, ठीक है? हमने अंडरस्टैंड कर लिया कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे जो होता है डिस्पोज़ल क्या होता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने दोनों आइडेंटिफ़ाई कर लिए, अब हमने क्या करना है, गेन या लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है? किधर गया? ये। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है गेन या लॉस। हमें पता है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अदर एसेट से। अदर एसेट्स में आपको पता है कि कौन सी चीजें फॉल करती हैं, आपकी कौन सी चीजें फॉल करती हैं, आपकी फॉल करती है शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड आपके पर्सनल एसेट्स, ठीक है? हम पहले डिस्कस करते हैं पर्सनल एसेट्स को। अब इसमें कंसिडरेशन रिसीव क्या होगी कि जिस डेट पर मैंने एसेट बेचा है, उस एसेट को बेचने के लिए मुझे जो पैसे मिले हैं, ठीक है ना, वो क्या होगी, कंसिडरेशन रिसीव होगी। अगर मुझे उसके बदले में कोई इन काइंड चीज मिली है, मीन कोई एसेट मिला है, कोई भी चीज जो अदर देन कैश मिली है, तो जो उस इन काइंड चीज की जो होगी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो क्या होगी, मेरी कंसिडरेशन रिसीव होगी। अगर एक ट्रांजेक्शन हुई है, जो मैंने बेची है एक चीज, जो ट्रांजेक्शन हमारी आर्म्स लेंथ पर नहीं हुई, मीन मार्केट टर्म्स पर नहीं हुई, मैंने कम प्राइस पर सेल कर दी है, तो उस केस में जो मार्केट वैल्यू होगी, वो क्या होगी, मेरी कंसिडरेशन रिसीव्ड होगी, ठीक है? फिर आती है बात एक्विजिशन कॉस्ट की, कि जो कॉस्ट है जो मैंने यहाँ पर लेस करनी है, उस कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। अब हम सीखते हैं कि कॉस्ट मैंने किस तरह से क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, डिटरमिन करनी है। यहाँ पर हमें बता रहा है आपकी बुक में कि आपने गेन किस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब गेन का कह रहा है कि ए माइनस बी, सेम, ए क्या है, कंसिडरेशन रिसीव्ड, बी क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब नीचे वो बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है, ये जी, ये डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, यहाँ पर जी, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट इन टू सिचुएशन इन द फॉलोइंग मैनर। पहले वो आपको ने वो ब्रॉडर क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि ये वाली चीजें आपको एज ए कॉस्ट ऑफ एसेट अलाउ नहीं होंगी। पहले हम देखते हैं, नो, ये दी, नो अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ ए कैपिटल एसेट फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए पर्सन, ठीक है? अब आते हैं, दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम अर्न अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, मींस ऐसी कोई कॉस्ट आपने जो इनकर की है इस एसेट को परचेज करने के लिए, जो किसी और हेड में आप एज ए डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, तो वो आपकी जो कॉस्ट है वो आपको यहाँ पर एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, ठीक है? फिर अगर वो ये वाली क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, मतलब आपका एक्सपेंडिचर आपने की है जो कि पहले वाले में फॉलो नहीं कर रहा, मीनो कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। फिर है एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंस अंडर सेक्शन 21, डिडक्शंस नॉट अलाउड। ये सेक्शन 21 हम आपको पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, जहां पर वो बताता है
कि एक्चुअली में वो आपका एक्सपेंस है, लेकिन सेक्शन 21 में उन्होंने कुछ कंडीशंस बता दी हैं कि अगर आपका वो रेलेवेंट एक्सपेंस इस कंडीशन को मीट करेगा, फिर वो आपको अलाउ होगा टैक्स के अंदर। अगर वो अगर उस कंडीशन को मीट नहीं करता, तो फिर वो अलाउ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो सैलरी है, सैलरी किसी एम्प्लॉय को आप कैश में मैक्सिमम 25,000 पे कर सकते हैं। अगर आप 25,001 रुपए पे करेंगे, तो लॉ कहता है, इनकम टैक्स लॉ कहता है, वो आपका एक्सपेंस जो है आपने पे करना है थ्रू क्रॉस चेक उस बंदे के बैंक अकाउंट में। अगर आप 25,000 से प्लस अमाउंट कैश में पे करते हैं, तो सारी की सारी अमाउंट, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने 30,000 पे किया है कैश में, तो जो सारी की सारी अमाउंट है मुझे डिसअलाउ हो जाएगी, तो मेरी कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनेगी। ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर मैंने कैश पेमेंट की है, तो जो कॉस्ट में लमसम पेमेंट की होगी वो मेरी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। अगर वो ओनरशिप ट्रांसफर हुई है इन चारों में से किसी एक केस में, तो उस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस डेट पर, जिस डेट वो ट्रांसफर हुई है मेरे पास ओनरशिप, वो क्या होगी, मेरी कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। मीन अंडर ए गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव पर्सन, फ्रॉम ए रिलेटिव। अब लॉ ने रिलेटिव भी डिफाइन कर दिया है। लॉ कहता है कि रिलेटिव कौन है। अगर एक पर्सन अपने फादर को, अपनी मदर को, ठीक है, या अपने भाई को, अपनी बहन को, ठीक है, या अपनी स्पाउस को, या अपने चिल्ड्रंस को एज ए गिफ्ट देता है, तो वो ये जो रिलेटिव हैं सारे, ये आपकी लॉ की रिलेटिव की डेफिनेशन में गिवन है। कौन से, दोबारा देखते हैं। एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, ठीक है। एक पर्सन है, अगर वो अपने किसको देता है, फादर को, अपनी मदर को, ठीक है, अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को, ठीक है, अपनी स्पाउस को, अपने चिल्ड्रंस को, वो आपका रिलेटिव कंसिडर होगा इंडिविजुअल के केस में। ठीक है। तो अगर वो वाला अंडर गिफ्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर वो क्या है, आपका कैपिटल एसेट है। उसके अलावा भी गिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना, तो उसमें आपकी क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी। हम आगे पढ़ेंगे नॉन रिकॉग्निशन रूल। उसमें आपका ये जो गिफ्ट है लिखा हुआ है, तब आपको जो रिलेटिव की जो डेफिनेशन है, आपको आपके यूज में आएगी। ठीक है, हम वहां पर डिस्कस करेंगे। जी, आपको कहाँ से मिला, इनहेरिटेंस में मिला है। ठीक है। हम आते हैं आपके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एओपी। एओपी, अगर एक एओपी थी, पार्टनरशिप थी, वो डिसॉल्व हुई है, जब खत्म हुई है, तो उन्होंने क्या किए होंगे, एसेट डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। तो जिस पर्सन को जिस डेट पर मिली होगी, वो उसकी उस डेट जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस एसेट की, वो क्या होगी, उस पर्सन की कॉस्ट होगी। सेम ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉस्ट कंसीडर की जाएगी। अब हम आते हैं अदर एसेट्स में। लॉ कहता है, हम बात करते हैं दोनों की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दोनों की पर्सनल एसेट्स की, जहां पर ये शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पर्सनल, दोनों की हम बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, कंसिडरेशन रिसीट कैलकुलेट करनी है, उनकी हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमने करना है उनका गेन कैलकुलेट। आपका टैक्स लॉ कहता है, जब आपने गेन कैलकुलेट कर लिया, तो आपने होल्डिंग पीरियड डिटरमिन करना है। मींस कि जो आपकी एक्विजिशन डेट से लेकर डिस्पोजल डेट तक का जो पीरियड है, आपने वो जो डिफरेंस है होल्डिंग पीरियड उस एसेट का, आपने वो कैलकुलेट करना है। इफ होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, ठीक है, तो फिर आपका 100% जो गेन है वो टैक्सेबल है। 100%। ठीक है, मीन सारे खराब हो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इफ होल्डिंग पीरियड इज, तो फिर जो है 75% will become will become
पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यहाँ आपकी बुक में ये पार्ट पॉइंट लिखा हुआ है, आप उसको अगर देखें तो ये वो यहाँ पर कहते हैं, ये किधर गया, ये लिखा हुआ है जी, वेयर ए कैपिटल एसेट हैज बीन हेल्ड बाय ए पर्सन फॉर मोर देन 1 year। इसमें आपका इज इंक्लूड इज 1 year और लेस, लेकिन अगर 1 year भी है तो फिर भी क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 1 year अदर देन शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, ये जो अमाउंट बाद लिखी हुई है, ये बाद लिखी हुई है, ये वाली, ये आपके सारे, ये कौन सी हैं, सिक्योरिटीज, ये सारी हैं सिक्योरिटीज। हम कौन सी चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अभी हम स्टडी कर रहे हैं अदर एसेट डिस्कस कर, हमने कहा था कि जो आपके कैपिटल एसेट्स हैं 3 टाइप के हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज एंड अदर एसेट्स। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं अदर एसेट्स, ठीक है। वो यहाँ पर यही कह रहा है कि वेयर ए कैपिटल एसेट has been sold by a person for more than 1 year, held by a person for more than 1 year, ठीक है, only 3/4 of the capital gain shall be taxable and balance 1/4 shall be exempt from tax। जो यहाँ पर मैंने बात लिखी है कि अगर मेरा होल्डिंग पीरियड 1 साल या उससे कम है तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल गेन बन जाएगा, जो मैं गेन कैलकुलेट करूंगा अदर एसेट्स पर, चाहे वो शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज हैं या पर्सनल एसेट्स हैं, ठीक है। एंड होल्डिंग पीरियड जो आपका है वो अगर 1 साल से ज्यादा है तो जो 75% है वो टैक्सेबल बन जाएगा, जो रिमेनिंग 25% है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है, अदर एसेट्स हैं, ठीक है। बेशक वो पर्सनल एसेट्स हैं, बेशक वो शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉस। देखिए अगर आप किसी को डिस्पोज ऑफ करते हैं अगर उस पर आपको गेन आता है तो लॉस भी तो आ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल सिर्फ अदर कैपिटल एसेट्स की। कौन से हैं वो, शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज और पर्सनल एसेट्स। हम पहले बात करते हैं पर्सनल एसेट्स। टैक्स लॉ कहता है कि अगर पर्सनल एसेट्स को आपने डिस्पोज ऑफ किया है, जो उन्होंने बता दिए हैं, ज्वेलरी हो गई, एंटीक्स हो गई, ठीक है ना, तो अगर पर्सनल को आपने डिस्पोज ऑफ किया है, उस पर अगर आपको गेन आया है तो आपने उस गेन को इस तरह से क्या करवाना है, टैक्स करवाना है, ठीक है, क्लियर। अगर आपको लॉस आया है, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, क्लियर। लेट्स सी फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेंटिंग थी, ठीक है, और आपके पास ज्वेलरी थी। आपको पेंटिंग पे आया गेन 50,000 का, ठीक है, आपको ज्वेलरी पे आया लॉस 40,000 रुपए। तो आप आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। लॉ कहता है कि आप जब कैलकुलेट कर रहे होंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन जी, आप अपनी कैलकुलेट कर रहे होंगे, आप यहां पर लिखेंगे पेंटिंग, ठीक है। मैं कहता हूं आपने सबसे पहले गेन कैलकुलेट करने के बाद आपने होल्डिंग पीरियड देखना है, होल्डिंग पीरियड कितना था। मैं कहता हूं कि 1 साल से ज्यादा था। मैं क्या करूंगा, 50,000 का मल्टीप्लाई बाय 0.75% क्या बन जाएगा, मेरी इनकम का पार्ट बन जाएगा। फिर बात आएगी ज्वेलरी पे, ठीक है, उसमें मैंने क्या करना है, क्या लॉ कहता है कि जो ज्वेलरी पे आपको लॉस है, लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। जिस जिस आपको पर्सनल एसेट पे लॉस आया है वो खत्म, वो जाया, ना आप एडजस्ट कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये था आपका लॉस ऑन पर्सनल एसेट्स। अब हम बात करते हैं प्राइवेट शेयर्स की। प्राइवेट शेयर मींस शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। मेरे कंपनी ए में शेयर्स थे, कंपनी बी में थे, कंपनी सी में थे एंड कंपनी डी में भी थे, ठीक है। इसमें मुझे आया गेन 50,000 का, इसमें मुझे आया गेन, कंपनी बी में जो मुझे गेन आया वो आया था 40,000 का, ठीक है। एंड कंपनी सी में जो मुझे गेन आया
वो आया 50,000 का, सॉरी लॉस आया 50,000 का, ठीक है। एंड कंपनी डी में जो लॉस आया वो आया 90 और ये 15,000 का। अब हमने क्या करना है, होल्डिंग पीरियड डिटरमिन करना है, होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर, ठीक है। सारों का लेस देन 1 ईयर है और ये वाला जो है ये है ग्रेटर देन 1 ईयर, सॉरी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपनी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरी अमाउंट आ जाएगी, यहां से स्टार्ट होगी। गेन कितना आएगा जी मेरा यहाँ पर, 50,000, लेस देन 1 ईयर है ना, सारे का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनी बी पे जो गेन आएगा, ये कंपनी गेन ए बी कितना बन गया आपको, 40,000। सी एंड डी। अब लॉ कहता है कि जो प्राइवेट शेयर्स के जो आपके हैं कंपनीज हैं, उन पे आप जो प्राइवेट आपके शेयर्स हैं, उस पे जो आपको डिस्पोजल पे जो आपको गेन या लॉस आया है, जो लॉस है वो आप प्राइवेट शेयर्स के गेन, कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, या पेंटिंग के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। उस हेड के अंदर जो कैपिटल गेन वाले आपका एरिया है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी सी। देखिए सादा सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अगर मुझे कंपनी सी पर गेन आता तो मुझे कितना गेन टैक्सेबल होता, 75%, क्योंकि होल्डिंग पीरियड कितना है, 1 साल से ज्यादा है। तो अगर जितना परसेंट मेरा गेन टैक्सेबल होता, उतना परसेंट ही लॉ कहता है आपका लॉस आपको क्या होगा, एडजस्टेबल होगा, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूं, ठीक है। लॉ कहता है जितना आपको गेन आपका टैक्सेबल होना था, उतना ही आपको लॉस अलाउ होगा, मीन 75%। जो डी है उसका क्योंकि 15,000 क्या है लॉस है, और वो उसका होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, अगर मेरा गेन आता सारे का सारा क्या होता, मुझे अलाउ होता, इसीलिए जो आपका लॉस है वो भी क्या होगा, सारा का सारा अलाउ होगा। क्लियर। अब मैं अब जहां पे कहता हूं कि मेरा जो बी पे अब टोटल नेट आएगा, कैपिटल गेन नेट कितना बन जाएगा, सम 37,500 हो गया मेरे पास नेट गेन है, ठीक है। अब मैं कहता हूं जो कैपिटल जो कंपनी बी है, उससे मुझे जो गेन आया था वो आया था 5,000, ठीक है। ये 5,000 आएगा जहां पर। अब यहाँ पर मुझे गेन बच रहा है वो बच रहा है 2,500। मैं कहता हूँ कंपनी बी पर भी मुझे लॉस आ गया था, 5,000 का लॉस आ गया था। ये कंपनी बी पर भी क्या आ गया, 5,000 का लॉस आ गया। अब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मीन मैंने लॉस जो आया, मैंने इस साल के गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिए, फिर भी लॉस बच गया है। तो लॉ कहता है जो प्राइवेट शेयर जो आपको जो लॉसेस आए हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स। क्लियर। लेकिन आप उस लॉस को नेक्स्ट ईयर में जाकर, मैं कहता हूं ये टैक्स 2022 है, 2022 है, ठीक है। और आप आएंगे नेक्स्ट ईयर, आपको कौन सा होगा, टैक्स ईयर 2023। तो नेक्स्ट टैक्स ईयर में आप इस लॉस को सिर्फ क्या कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन ऑफ अदर कैपिटल एसेट्स। आप इस लॉस को सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं कैपिटल गेन ऑफ अदर कैपिटल एसेट्स, उसके अलावा आप किसी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं कहता हूं नेक्स्ट ईयर आपको टैक्स 2023 में कोई गेन आया ही नहीं, ना लॉस आया कैपिटल ऑफ अदर एसेट्स पे, ठीक है। आप फिर चले जाएंगे टैक्स 2024 का वेट करेंगे, उसमें आपका आप इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, मीन नेक्स्ट 6 ईयर्स पे आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। क्लियर। अब हम थोड़ा सा इसमें एडिशन करते हैं। मैं ये जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग एंड ज्वेलरी थी, ये वाला पॉइंट,
मैं उसको यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पेंटिंग एंड ज्वेलरी, ठीक है जी, आ गया। अब आपका ज्वेलरी पे तो लॉस था, अब आपको एडजस्टेबल नहीं है, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो आपका था गेन 50,000 का, मैं कहता हूँ होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर, कितने हैं जी, 50,000। यहाँ पर हमारे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार मुझे तो लॉस अलाउ ही नहीं है, मीन मुझे तो लॉस की एडजस्टमेंट अलाउ ही नहीं है पेंटिंग वाली, तो उसके गेन के अगेंस्ट क्या मैं लॉस एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ मैं पेंट पर्सनल एसेट वाला लॉस किसी भी एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे पेंटिंग पर या पर्सनल एसेट पे गेन आया है, तो उसके अगेंस्ट मैं कैपिटल लॉस जो है मेरा अदर एसेट्स वाला मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं जब अगर मेरे पास लेट्स सपोज बहुत सारे एसेट्स हैं, अदर एसेट्स में पर्सनल एसेट्स भी हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी हैं, तो जो मुझे पर्सनल एसेट पर जो गेन आएगा, उसके अगेंस्ट प्राइवेट कंपनी के शेयर वाला जो लॉस है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या आया है, कैपिटल गेन आ गया है। तो ये था आपका कैपिटल जो आपका है जो पोर्शन था अदर एसेट्स वाला, जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है इन डिटेल। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल इजी होकर फ्री होकर क्या करें, मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स गिवन है, या आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ लें, या मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप क्या कर लें क्वेश्चन पूछ लें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।